हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटीज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही फेमस चैप्टर जिसका नाम है पॉइंट्स एंड पैनकेक्स। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है जेमिनी स्टूडियो से, जहाँ पे पैनकेक को मेकअप मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, जिसे बहुत सारी फेमस एक्ट्रेसेस यूज़ किया करती थी। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, यानी विदेशों में भी। और बहुत बड़े अमाउंट में इस मेकअप मटेरियल यानी पैनकेक को यूज़ किया जाता था। जो ऑथर है वो हमें ह्यूमरसली बताते हैं कि पैनकेक को यूज़ किया जाता था एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक मॉन्स्टर में बदलने के लिए। यानी इतना ज़्यादा मेकअप किया जाता था कि एक एकदम सिंपल सा दिखने वाला इंसान भी एकदम दैत्य दिखाई देने लग जाए। ऊपर से कैमरा और स्टूडियो की जो लाइट्स होती थी उनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती थी कि जो भी आर्टिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगली दिखना चाहिए, यानी बदसूरत दिखना चाहिए। इसलिए जितने भी प्लेयर्स थे उन सबको बहुत ही ज़्यादा बदसूरत बनाया जाता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत ही ज़्यादा मेकअप सब लोगों पे पोत दिया जाता था। उस मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी था। इनफैक्ट हम उसे बॉय नहीं बोल सकते, वो एक 40 ईयर्स ओल्ड पर्सन था, यानी 40 साल का एक पर्सन था। और ऐसा माना जाता था कि इसमें बहुत ही सारा टैलेंट है। वो जब उसने मेकअप स्टूडियो ज्वाइन किया था तो उस समय वो हमेशा एक स्टार एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर या फिर लिरिक्स राइटर बनना चाहता था, लेकिन बेचारा एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। मेकअप डिपार्टमेंट अपस्टेयर्स था, यानी ऊपर वाले फ्लोर पे था। और ये मेकअप डिपार्टमेंट जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, ये एक बहुत बड़े सैलून जैसा दिखाई देता था। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी रहती थी, तो जो भी लोग यहाँ पे मेकअप करवाने के लिए आया करते थे ऐसा लगता था कि जैसे वो नर्क में आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती थी इन बड़ी बड़ी लाइट से। मेकअप डिपार्टमेंट हमें एक नेशनल इंटेग्रिटी यानी राष्ट्रीय एकता का भी परिचय देता है। सबसे पहले इसका हेड था एक बंगाली, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन, फिर एक धारवाड़ कन्नडी का, फिर एक आंध्रा, फिर एक मद्रासी, फिर एक क्रिश्चियन, फिर एक एंग्लो बर्मीज आया और फिर वहाँ के लोकल तमिल से इसके हेड बन गए। सो नरेटर हमें बताते हैं कि स्टार्टिंग के दिनों में किस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन को ये डिपार्टमेंट प्रमोट किया करता था, जो कि बाद में जाके एक प्रोमिनेंट फीचर बना था। जितने भी प्रोग्राम एआईआर या फिर दूरदर्शन में ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे उनके लिए। उन दिनों में इंडोर शूटिंग का ही ज़्यादा क्रेज चला करता था, यानी आउटडोर शूटिंग बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मेकअप की रिक्वायरमेंट पड़ा करती थी। अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें भी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो हुआ करती थी, यानी एक सीक्वेंस चला करता था। जैसे जो चीफ मेकअप मैन होता था वो मेन एक्टर या फिर एक्ट्रेस का मेकअप किया करता था। उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो या हीरोइन का मेकअप किया करता था। और इस तरीके से डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी था जो कि इस चेन की, इस हायरार्की में लास्ट चेन था, मतलब लास्ट पर्सन था। अच्छा, ऑफिस बॉय का काम क्या होता था? जब भी कभी क्राउड शूटिंग हुआ करती थी, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ का रोल प्ले करने वाले लोग होते थे, उनका मेकअप हमेशा ऑफिस बॉय किया करता था। और वो भी कैसे? एक बड़ी सी बाल्टी में पेंट घोल लिया करता था और उस पेंट को अपने दोनों हाथों से जो भी भीड़ होती थी उनके पूरे मुंह पर पोत दिया करता था। और कॉन्सेप्ट ये होता था कि चेहरे का एक भी पोर नहीं बचना चाहिए, यानी एक भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए जिस पे पेंट नहीं लगा हुआ। और यही उन लोगों का मेकअप करने का तरीका होता था, लोगों को अगली दिखाने के लिए, बदसूरत बनाने के लिए। अब हमारे जो नरेटर भाई साहब है, इनका काम वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में क्या था कि ये अपने क्यूबिकल में बैठे रहते थे और न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट कटिंग कलेक्ट किया करते थे। तो सब लोग सोचते थे कि यार ये कुछ करता धरता नहीं है, इसलिए अगर किसी को कोई भी काम नहीं होता था या कोई भी काम होता था तो तुरंत वो नरेटर के पास चले आया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे नरेटर तो एकदम फ्री बैठा हुआ है। अब जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में वो भी हमेशा नरेटर के पास आ जाया करता था, क्योंकि वो जो ऑफिस बॉय था वो एक तरह का पोएट भी था। तो उसको लगता था कि भाई यहाँ पे मेरी पोइट्री कोई भी नहीं सुन रहा, तो इसलिए मैं ऑथर को ही अपनी सारी पोइट्री सुना देता हूँ। दूसरा, उसे लगता भी था कि मेरा टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। और इन सब के पीछे वो एक ही पर्सन का हाथ मानता था, वो पर्सन जो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पोजीशन पे था, जिसका नाम था सुब्बू। नरेटर के अकॉर्डिंग सुब्बू वो पर्सन था जिसे अपने करियर के स्टार्टिंग में फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज में कभी भी एक्सपोजर नहीं मिला।
सुब्बू के पास ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी। इनफैक्ट जो ऑफिस बॉय था वो भी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन फिर भी सुब्बू के पास एक खूबी थी। वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज दिखा करता था और साथ ही साथ किसी के भी साथ काम करने के लिए वो एकदम रेडी हो जाया करता था। इनफैक्ट छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सलूशन भी उसके पास मिलता था। जैसे अगर कभी डायरेक्टर को समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर सीन को कैसे शूट किया जाए, तो सुब्बू आता 5 नए आइडियाज़ लेकर। अगर डायरेक्टर उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो सुब्बू 10 और नए आइडियाज़ दे दिया करता था। सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो में बॉस का राइट हैंड भी माना जाता था, मतलब नंबर 2 पोजीशन पे माना जाता था। बॉस के बाद सुब्बू का ही नंबर आता था। सुब्बू एक पोएट भी था, साथ ही साथ एक नॉवलिस्ट भी था। लेकिन फिल्म वर्ल्ड में उसकी जो सक्सेस थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी। वो हमेशा मेन एक्टर का रोल प्ले नहीं किया करता था, वो हमेशा साइड एक्टर का रोल प्ले किया करता था। लेकिन कभी कभी उसका जो परफॉर्मेंस होता था वो मेन एक्टर को भी फेल कर दिया करता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुब्बू के गांव से आते थे मुंबई में किसी भी जॉब की तलाश में, या उसके रिलेटिव्स भी आया करते थे। सुब्बू उन सबको अपने घर पे रखता था, उन सबको खाना भी खिलाया करता था, सबके लिए लव शेयर किया करता था। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी सुब्बू के भी दुश्मन थे। क्यों दुश्मन थे? क्योंकि वो बॉस का बहुत ही खास इंसान था, इसलिए लोगों उससे जलने वाले लोगों की कभी भी कमी नहीं होती थी। सुब्बू को ज़्यादातर बॉस के साथ ही देखा जाया करता था, वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट में। स्टोरी डिपार्टमेंट जहाँ पे लॉयर भी हुआ करते थे, बहुत सारे राइटर्स और पोएट भी हुआ करते थे। उन दिनों जो लॉयर हुआ करते थे वो लीगल एडवाइज़र भी हुआ करते थे। और जेमिनी स्टूडियो में भी ऐसा ही एक लीगल एडवाइज़र था, लेकिन हर किसी को लगता था कि ये लीगल एडवाइज़र बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके सारा काम ऑपोजिट करता है। जैसे एक फीमेल एक्ट्रेस थी, वो उसका करियर भी ख़त्म कर दिया। हुआ ये कि वो फीमेल एक्ट्रेस एक बार प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कुछ बोलने लग गई और उसी समय उस लॉयर ने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को स्टार्ट कर दिया। और जब शूटिंग हो रही थी बीच में ही वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी और उस एक्ट्रेस की बेचारी की पोल खुल गई। वो इतनी ज़्यादा शर्म से पानी पानी हो गई कि उसके बाद उसने वहाँ पे आना ही छोड़ दिया, जेमिनी स्टूडियो ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से वो एक एक्ट्रेस का करियर भी खा गया था। और ये जो लीगल एडवाइज़र था ये हमेशा पैंट्स और टाइज पहना करते थे, साथ ही साथ कभी कभी कोट भी पहना करते थे। हमेशा एकदम ऐसे अलोन और हेल्पलेस दिखाई कर दिया करते थे, क्योंकि इनके जैसे कपड़े और कोई भी नहीं पहनते थे। एक बार बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया और इस लॉयर बेचारे की जॉब भी चली गई। जेमिनी स्टूडियो पर्ड्स की एक फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, क्योंकि उसमें एक एक्सीलेंट मेस थी, यानी एक कैंटीन भी थी जिसमें पूरे दिन भर बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बना करती थी। ये उस जमाने की बात है जब कांग्रेस रूल चला करता था। स्टूडियो में ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांधी जी को फॉलो किया करते थे। हालांकि पॉलिटिक्स के बारे में उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ना ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन बस वो फ्लो के साथ चला करते थे। मतलब ज़्यादातर लोग गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं तो चलो अपन भी उनको फॉलो कर लेते हैं। सारे के सारे लोग कम्युनिज्म के एकदम अगेंस्ट थे और इस बात का प्रूफ भी हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, फ्रैंक बुकमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी जिसमें लगभग 200 स्ट्रॉन्ग मैन थे। उन्होंने 2 प्ले को परफॉर्म किया था एकदम प्रोफेशनल मैनर में। इन प्ले का जो मैसेज था वो एकदम ही सिंपल था, लेकिन इसने गहरा इम्प्रेशन डाला तमिल प्लेस पे। आगे आने वाले कुछ जो साल थे उसमें जितने भी तमिल प्लेस थे उसमें सनराइज और सनसेट का जो सीन था वो उसी फ्रैंक बुकमैन की एमआरए मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के प्लेस पे ही बेस्ड हुआ करता था। बाद में जाके पता चला कि एक्चुअली वो जो प्ले था वो तो एक काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए। थोड़े टाइम बाद में जेमिनी स्टूडियो में एक नया गेस्ट आता है। ये जो गेस्ट था ये एक इंग्लिश एडिटर था, यानी एक अंग्रेज एडिटर था जो कि लंदन से आया था। जेमिनी स्टूडियो में ज़्यादातर जो लोग थे उन लोगों का मानना था कि शायद ही किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई प्रोमिनेंट एडिटर होगा, जैसे कि द मैनचेस्टर गार्डियन, द लंदन टाइम्स, ऐसे किसी न्यूज़पेपर का एडिटर होगा। वहाँ पे आके वो काफ़ी लंबी स्पीच देता है, लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, बस उस स्पीच में उसने डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स बार बार यूज़ किए थे। नरेटर का ये भी मानना था कि जो प्रोज राइटिंग है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। इनफैक्ट ये वो ही कर सकता है जो कि पेशेंट है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र है और जो लगातार काम करता रहता है, जिसने बहुत बार रिजेक्शन भी झेला हो, यानी जिसको बहुत बार टाला भी गया हो। इसलिए
एक बार उसने देखा द हिंदू जो कि न्यूज़पेपर था, उसमें एक ब्रिटिश पीरियडिकल आता है जिसका नाम था द एनकाउंटर। उसमें एक स्टोरी का अनाउंसमेंट किया गया था। सो नरेटर ने सोचा मैं भी इसमें अपनी एक स्टोरी पब्लिश करवा दूं। तो वो यहाँ पे स्टोरी भेजना चाहता था। बाद में उसे पता चला कि ये जो ब्रिटिश पीरियडिकल है द एनकाउंटर, इसका जो एडिटर है वो वही पर्सन स्टीफन स्पेंडर है जो उनके स्टूडियो में एक बार आया था। और बस इसे उस स्टीफन स्पेंडर से थोड़ा सा कनेक्शन फील होने लग गया। काफ़ी साल बाद जब नरेटर ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था और अब उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो कोई भी जो सस्ती चीज़ होती थी वो उसका ध्यान अट्रैक्ट कर लिया करती थी। एक बार ऐसे वो रास्ते से जा रहा था तो उसे बुक्स का एक ढेर दिखाई देता है जो कि रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी पे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 50 पैसे में बिक रहा था। ऐसे ही वो एक किताब खरीद लेता है। उस किताब का नाम होता है, बुक का नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड। और इसे 6 बहुत बड़े विद्वान आदमियों ने लिखा था जिन्होंने उस बुक में कम्युनिज्म में अपनी यात्रा और उससे वापस आने के तरीके को बताया था। जब उसने उन ऑथर्स का नाम पढ़ा तो उसमें एक नाम उसे स्टीफन स्पेंडर का भी दिखाई दिया। ये वही पोएट था जो उनके जेमिनी स्टूडियोज में आया था। अब नरेटर को उस समय रियलाइज हो गया स्टीफन स्पेंडर की स्पीच का जो सही मतलब था वो उसे पता चलने लग गया, जो उसने जेमिनी स्टूडियो में आके दिया था। जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था उसको स्टीफन स्पेंडर की पॉम से कुछ भी लेना देना नहीं था। इनफैक्ट उनके जो व्यूज़ थे कम्युनिज्म में उससे लेना देना था। और ये मिस्ट्री यहाँ पे आके सॉल्व हो जाती है और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह के कोई डाउट है तो ईटी से ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस चैप्टर की पीडीएफ भी अपलोड करके जिसमें हिंदी और इंग्लिश समरी है, सारे क्वेश्चन एंड आंसर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए ईटी से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।